तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम मार्क पे। तो बच्चों, जो हमारा नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, अब तक मैंने 7 यूनिट्स कवर कर लिया है। अब बच्चों, मैं आज आपको आपका लास्ट यूनिट जो आपके नर्सिंग एजुकेशन का यूनिट 8 वो मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। तो बच्चों, अभी तक हमने जितनी भी सब्जेक्ट चैप्टर्स जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं जब भी मैं तुमको पढ़ाने आती थी तो मैंने ये तुमको बताया कि पहला दूसरे से किस तरह से कोरिलेटेड है, या हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें किस तरीके से उसकी नीड पड़ी है। ठीक है, टीचिंग के लिए क्लिनिकल एरिया में हो या स्कूल में हो। तो जो हमारा यर्थ यूनिट है वो बच्चों थोड़ा सा ऐसा है कि वो हमारे एथिकल वैल्यूज़, हमारे मोरल वैल्यूज़ पे काम करता है। वो हमें बताता है, जो हमारे ये चैप्टर है, ये सारी चीज़ें तो हमने सीख ली, जान ली, लेकिन हमें अगले इंसान की रिस्पेक्ट, उसके इमोशन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करनी है, उसको ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट कैसे देनी है, हमारा खुद की एथिकल वैल्यूज़ क्या है नर्सिंग प्रोफेशन की, इन नर्सिंग प्रोफेशन हमारी एथिकल वैल्यूज़ क्या है, उन सबको ध्यान देना। एविडेंस बेस्ड जो हमारी चीज़ें, एविडेंस बेस्ड प्रॉब्लम है या एविडेंस में जो भी चीज़ें आ रही है उन सब चीज़ों को हमारे नर्सिंग प्रोफेशन या नर्सिंग एजुकेशन में लाने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम पेशेंट को नई नई जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उसको यूज़ करके पेशेंट का जो केयर है उसको और ज़्यादा अच्छा कर सके। तो हमारा जो योर्थ यूनिट है बच्चों, उसका नाम देखो क्या है, उसका नाम जो है एथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग। ठीक है, तो एथिक्स और एविडेंस बेस्ड टीचिंग, तो एथिक्स में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो नर्सेज को बताता है या टीचर को बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और एविडेंस बेस्ड टीचिंग की बात क्या कर रहा है, एविडेंस बेस्ड टीचिंग की बात ये कर रहा है कि आप ऐसे जो जब आप टीच करो तो सब बुकिश लैंग्वेज की चीज़ें बच्चों को नहीं दे कि किताब में ये चीज़ें लिखी हैं, आप डायरेक्ट उनको बता दो। जो नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं, जो नई नई खोजें हो रही हैं, या कोई नई चीज़ डेवलप की जा रही है, तो उन सब चीज़ों को भी ला के बच्चों को सिखाना, ताकि उनका जो नॉलेज है और ज़्यादा अच्छा हो और उसको रियल लाइफ सिनेरियो से वो जोड़ सकें। तो जो हमारा ये यर्थ यूनिट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एथिक्स के बारे में बताता है हमें, और जो एविडेंस बेस्ड हम टीचिंग कैसे करते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ताकि बच्चे अगर अच्छे से सीखेंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे, तो पेशेंट को केयर दे पाएंगे आगे चल के। बिकॉज वी आर नर्सेज, और नर्सेज को क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग या थियोरी नॉलेज नहीं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होने के लिए जो रिसर्चेज अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं उस तरीके से, या एविडेंसेस जो हमें मिल रहे हैं रिसर्च के थ्रू पे, उस बेसिस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक्स है जो आईएनसी ने दिए हैं कि आपको ये चीज़ कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले एथिक्स क्या होता है इसके बारे में उसने बोला कि पहले आप देखो कि एथिक्स क्या होता है। दूसरा कहता है कि डेफिनेशंस क्या होते हैं एथिक्स का, ये जानना है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होता है नर्सिंग में, ये वैल्यू डेवलपमेंट। अब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, उस वैल्यूज़ को डेवलप करने का उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग आप कैसे कर सकते हो किसी डायलेमा में अगर फंसते हो तो। एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट और फैकल्टी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और एविडेंस बेस्ड टीचिंग कैसे होती है, और इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन टू नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, हमारा जो मेन है, जो पहला हमारा टॉपिक था, एथिक्स को रिव्यू करना है। तो अगर देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो सबसे पहले क्या होता है एथिक्स इन नर्सिंग का डेफिनेशन क्या होता है। तो नर्सिंग एथिक्स इज डिफाइंड एट अप्लाइड डिसिप्लिन दैट एड्रेसेस द मोरल फीचर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस. It formulated ethical norms, describe ethical aspect of nursing and general ethical guidance. तो जो हमारे नर्सिंग एथिक्स के डेफिनेशन क्या है ये, कि अप्लाइड डिसिप्लिन, इसके जो हमारे नर्सिंग के जो एथिक्स है वो कहता है कि कभी भी आपको किसी की भी जो इंफॉर्मेशन है, सॉरी, जो इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं तुमको हर चीज़ में तुमने पढ़ा होगा कि कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी हमको हिंडर नहीं करना है, हमेशा प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है। तो ये हमारा क्या है, एक डिसिप्लिन है। तो ये चीज़ हमारे। दूसरा मैं एड्रेस द मोरल फीचर, इसका मतलब ये है कि हमारे जो मोरल फीचर्स, मोरल फीचर हमारी ऑनेस्टी आती है, जो हमारे मम्मा पापा में सिखाते हैं, जो नेचुरली हमारे अंदर आती है, जो हम अच्छी चीज़ें देखते हैं। ऑनेस्टी हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा रिस्पेक्ट कैसे दे रहे हो किसी को, तुम किसी को जस्टिस कैसे प्रोवाइड करो, तुम्हारी काइंडनेस, ये तुम्हारी मोरल चीज़ें होती है। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे क्या होती है, एड्रेस करता है हमारे, वो सिर्फ डिसिप्लिन को एड्रेस करता है और मोरल फीचर को हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस के टाइम पे जो हम कर रहे होता है। ये और चीज़ें हमारा क्या करता है,
फॉर्मुलेट करता है। एथिकल नॉर्म, जो हमारे आईएनसी ने कुछ एथिकल नॉर्म दिए हैं, या हॉस्पिटल की पॉलिसीज हो गया, या स्कूल से रूल्स और रेगुलेशंस हो गए, होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि हमारा दायरा क्या है, हमें कितने में काम करना, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें वहाँ पे डिसीजन किस तरीके से लेना है। ये चीज़ें हो गई। डिस्क्राइब करता है एथिकल एक्सपेक्ट ऑफ नर्सिंग, जो एक्सप्लेन करता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आप डायलेमा में हो, तो वहाँ पे क्योंकि अगर आपके एथिकल नॉर्म्स बना दिए गए हैं तो आपके लिए ईजी होगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो ऑलरेडी रिटन होगा और आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक, ये एंड जनरेट एथिकल गाइडेंस, वही चीज़ है कि एक्सप्लेन करता है नर्सेज को कि जब वो किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ें हैं। जैसे कि अगर कोई फीमेल है, 16 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो हॉस्पिटल में आती है, शी सेज कि आई एम प्रेग्नेंट, प्लीज डोंट टेल माई मदर, है ना। तो वहाँ पे आप एज अ नर्स अगर आपको हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए एथिकल चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है कि आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है, तो आपको किस तरह से काउंसिल करना उस बच्ची को और किस तरीके से चीज़ें करना, बिकॉज शी इज़ नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ये होती हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। कोई वर्नरेबल ग्रुप का पीपल है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या अंडर एज कोई है, या ओल्ड एज पर्सन है, तो तुमको थोड़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो जो हमारे एथिक्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या सही है क्या गलत है और किस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटन होता है। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन को थ्रू या कहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के कुछ अपने एथिक्स होते हैं। अब थोड़ा सा ये भी देखो, एथिक्स इन नर्सिंग रिफर्स टू अ मोरल प्रिंसिपल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड दैट गाइड नर्सेज इन मेकिंग द राइट डिसीजन व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट। इट हेल्प नर्सेज डिटरमाइन व्हाट इज गुड, फेयर, रिस्पेक्टफुल एंड सेफ इन डिफरेंट सिचुएशन। मैंने कहा ना कि इसके अंदर कुछ मोरल प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आता है, जो हेल्प करता है नर्सेज के कि अलग कोई ऐसा सिचुएशन आता है वहाँ पे सही तरीके से फेयर होके रिस्पेक्टफुल तरीके से अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से उस सिचुएशन को सॉल्व करना है या हैंडल करना है। तो ये हमारे एथिक्स हमें बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें कि व्हाई एथिक्स मैटर इन नर्सिंग, तो देखो कभी कभी नर्सेज कई सारी सिचुएशंस रोज फील करती हैं। ठीक है, तो उन्हें कभी कभी जजमेंट की जरूरत होती है, सम टाइम डिफिकल्ट वन आते हैं, तो एथिक्स हेल्प करता है कि हमें अगर उस सिचुएशन में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे ये एथिक्स जो हमें ये हेल्प करता है कि कोई भी सिचुएशन हो तो लिखा हुआ तो हम वो चीज़ें चूज करते हैं जिससे पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो। ठीक है, ये कहता है कि एथिक्स हमें बताता है कि वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है ह्यूमन डिग्निटी को, फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है और ट्रस्ट करता है नर्स पेशेंट के रिलेशनशिप पे। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे नर्सिंग एथिक्स इसलिए ज़रूरी होती है ताकि ये सब चीज़ें इंश्योर हो सके। व्हाट इज एथिक्स, सबसे पहले तो यही जानो कि एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स तुम्हारे क्या होता है, एथिक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स जो हमें बताते हैं कि किसी सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, कुछ ऐसे तुम्हारे लिए डाल दिया था मैंने, एथिक्स स्टैंडर्ड मेड बाय सोसाइटी और प्रोफेशन। देखो सोसाइटी के अलग एथिक्स होते हैं और लेकिन हम अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं यहाँ की पॉलिसीज वहाँ की एथिक्स अलग होती है, नर्सेज के एथिक्स अलग होती हैं, अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग एथिक्स होते हैं, तो वो उनके थ्रू पे डिवाइडेड होते हैं। एग्जाम्पल है नर्सिंग एथिक्स दैट नर्सेज मस्ट रिस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी। मैंने कहा ना कि नर्सेज के एथिक्स होता है कि किसी की भी पेशेंट की प्राइवेसी को या को हिंडर नहीं करना है। अब एथिक्स और मोरल, मैं अगर तुमसे कहूँ मॉरल क्या होता है, तो मॉरल क्या होता है तुम्हारे, ये ऐसा बिलीफ होता है, किसी पर्सन का पर्सनल बिलीफ होता है, किसी इंस्टीट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन ये डेवलप नहीं करता है, ये पर्सनल का खुद का बिलीफ होता है। क्या बिलीफ होता है कि वो कितना ऑनेस्ट है, उसकी खुद के बिलीफ की क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसका कल्चर, उसकी फैमिली, उसके रिलीजन, उसकी पर्सनल वैल्यूज, वो किस इन्वायरमेंट में पला है, बड़ा, उसकी फैमिली कैसी थी, उनकी परवरिश कैसी थी, वो क्या देख के बड़ा हुआ, उन सारी चीज़ों से जो डेवलप होता है कि ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है। ठीक है, वो जो डिसीजन है वो सही है कि गलत है, जस्टिस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो ये काइंडनेस है कि नहीं है, रूड है, ऐसी चीज़ें। तो जो अच्छी चीज़ें होती है जो वो डेवलप कर रहा है वो उसके मॉरल वैल्यूज होती हैं जो वो खुद सीखता है। ठीक है, देखो यही चीज़ है, यू फील इट इज़ रॉन्ग टू लाई बिकॉज योर फैमिली थॉट यू ऑनेस्टी। ठीक है, अब अगर आपकी फैमिली ने सिखाया है कि ऑनेस्टी, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना कि ये गलत है कि सही है, आप झूठ नहीं बोलोगे। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है बच्चों, वो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग। ठीक है, तो इसका ईजी वे में मैंने आगे एक चीज़ डाली हुई थी कि जो तुम्हारी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नर्सिंग फोकस करता है तुम्हारे मॉरल, मैंने कहा जो तुम खुद फील करते हो, एथिकल और ह्यूमनिस्टिक वैल्यू पे, दैट गाइड नर्सेज, जो नर्सेज को गाइड करना कि हाउ टू
बिहेव, उन्हें किस तरीके से बिहेव करनी है, किस तरीके से उनको बात करनी है, एंड केयर फॉर पेशेंट, उनको पेशेंट को किस तरीके से केयर देनी है। नॉट जस्ट हाउ टू परफॉर्म क्लिनिकल स्किल्स, सिर्फ यही नहीं कि जा रही है इंजेक्शन लगा रही है, इंजेक्शन लगा के आ रही है, नहीं। नर्सेज के एथिक्स कहते हैं कि जब भी आप पेशेंट के पास जाते हो तो आपको सबसे पहले तो आपको काइंडनेस रखनी है, आप इंजेक्शन डायरेक्ट लगा के तो नहीं आ सकते, आपके एथिक्स कहते हैं कि आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है, कर्टन्स लगा दो, उससे कंसेंट ले लो, उसके ऑटोनॉमी का ध्यान देना। तो ये सारी चीजें कैसे आपको पता, आप सिर्फ इंजेक्शन लगा के क्यों नहीं, क्योंकि आपके एथिक्स और आपके मॉरल्स है। तो ये जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता है। अगर बच्चे को आप मॉरल चीजें तो है वो सीखा हुआ है खुद, उसको आप और ज्यादा एनहांस कर रहे हो, और एथिकल चीजें जो तुम्हारे एथिकल नॉर्म्स हैं उसको भी बच्चों को तुम सिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है ये, ठीक है। ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट नर्सेस को बिकम कॉम्पेसिनेट, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोफेशनल केयर गिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वाई इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। देखो नर्सेज जो होती है वो कई सारे लोगों के साथ डील करती हैं, वर्निएबल प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, ओल्ड एज पीपल हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है। तो ये सारे वर्निएबल ग्रुप होते हैं, तो अलग अलग लोगों के साथ ये काम करती हैं, मिलती हैं, तो उनको कैसे पता कि किसके साथ किस तरह से हो सकता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। रेप विक्टिम हो गया तुम्हारा, HIV का कोई पेशेंट हो गया, मिलते रहते हैं तुमको रोज, तो उनके साथ तुमको किस तरीके से बिहेव करना, तुम्हारा दायरा क्या है कि उनको बायस्ड फील ना हो, चीजें ना हो, तो ये तुम्हारे एथिक्स ही बताते हैं। तो अगर तुम वैल्यूज को ध्यान में रख के मॉरल्स और प्रोफेशनल कंडक्ट, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को रख के करते हो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, और अगले इंसान का जो केयर होगा वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। एथिकल डायलेमा से तुमको बचाएगा, इस वजह से तुमको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन चैलेंज को तुम्हारे इंप्रूव कर देगा और इमोशनल सिचुएशन को हैंडल करना सिखाएगा, इसलिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तुमको क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखो तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक्ट करता है तुम्हारी एम्पैथी, ठीक है। तुम खुद को उस पेशेंट की जगह पे रख के अगर चीज़ें महसूस करोगे तो तुम ज़्यादा समझ पाओगे कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ क्या है, बेटर पेशेंट केयर और स्ट्रॉन्ग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कैन स्ट्रेंथन द स्टूडेंट इन सच वे। अब अगर हम किसी बच्चे को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं तो वो बच्चे को किस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन बढ़ा रहा है, मजबूत बना रहा है। कैसे, देखो बूस्ट करता है बच्चे की सेल्फ स्टीम। अगर तुम किसी बच्चे को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे रहे हो, उसके अंदर एथिक्स डेवलप कर रहे हो, मॉरल उसके अंदर ऑलरेडी है, पॉजिटिव मॉरल्स हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है कोई चीज़ करने का, वो बहुत ज़्यादा बूस्टन अप होगा, ठीक है। वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। एनकरेज करेगा केयर फॉर द सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि उसको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, सही गलत का डिसीजन लेना उसको पता है, तो किसी सिचुएशन में वो फंसेगा नहीं, सोसाइटी में जाके वो अपने स्टैंड वो ले पाएगा, क्या सही है क्या गलत है वो खुद डिसाइड कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इंप्रूविंग एथिकल डिसीजंस, मैंने कहा ना कि अगर वो किसी डायलेमा में फंसता है तो वो क्या कर पाएगा उस चीज को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। पेशेंट की नीड क्या है उसको जान पाएगा। स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी शोज नर्स हाउ टू स्टे होपफुल। अगर हम किसी के अंदर वैल्यू बेस्ड नर्स तो वो नर्सेज को ये शो करता है कि वो होपफुल कैसे रह सकती है, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं किसी भी मतलब टफ सिचुएशन में। दिस पॉजिटिविटी कैन इंस्पायर होप इन दियर पेशेंट एंड फेलो हेल्थ केयर। अगर वो खुद पॉजिटिव रहती हैं तो पेशेंट तो रहेगा इंस्पायर और होपफुल, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी होपफुल रहेंगे, इसलिए ये क्या करता है, पॉजिटिव स्प्रेडिंग करता है। प्रमोटिंग कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। अब सिंपल सी बात है, अगर तुम ऑनेस्ट हो, ठीक है, तुम काइंड हो, तो तुमको देख के जो तुम्हारे जूनियर्स आ रहे हैं या जो बच्चे आ रहे हैं, अगर यू आर नर्सिंग ऑफिसर तो जो बच्चे क्लिनिकल पोस्टिंग में देख रहे हैं मैम शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी ऑलवेज क्या करती है, फॉलो करती है एथिकल रूल्स या नॉर्म्स, ठीक है, तो वो बच्चा भी आपसे देख के सीखेगा। तो वो चीज़ है कि स्प्रेड करते हैं कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को, फोकसिंग ऑन एविडेंस बेस्ड नॉलेज। अब क्या करते हैं, इट स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कीपिंग अप विद द लेटेस्ट रिसर्च। हाँ, ये थोड़ा सा ये चीज़ है कि लेटेस्ट रिसर्च जो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है बार बार स्टैंडर्ड के ऊपर। This ensure that nursing care is always based on best available evidence। हम लोग शुरू से पढ़ते हैं एविडेंस बेस्ड में नर्सिंग रिसर्च ये चीज़ है, तो थोड़ा बर्डन तो होता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को गो थ्रू रहते हो कि प्रेजेंट टाइम में क्या रिसर्च चल रहे हैं, क्या एविडेंसेस कलेक्ट हुई हैं, तो आप कहीं ना कहीं पेशेंट को केयर और अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तो ठीक है, अब वैल्यू को हम डेवलप करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं उसकी, तो देखो कि सबसे पहले अगर आपको कहीं से के अंदर वैल्यू डेवलप करनी है तो सबसे पहले प्रॉपर असेसमेंट किया। मेक श्योर टू थॉरली अंडरस्टैंड व्हाट ईच पेशेंट नीड। सबसे पहले तो ये जानो कि अलग अलग पेशेंट होते हैं, उनके अलग अलग नीड्स होते हैं, वो जानो वो कैसा फील कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए और क्या है, व्हाट दे प्रेफर टू गिव देम केयर दैट जस्ट राइट फॉर देम। या
आप कौन सा केयर दे रहे हो जो उनके लिए सही है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्रॉपर एसेस किया, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, केयर प्रोवाइड की कि उसके लिए काइंड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आप अटेंशन दे रहे हो उसको, ठीक है। फिर थर्ड है कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है कि आप जेंटल हो, ठीक है, पेशेंट के थ्रू, उसके जो सफरिंग है, ट्राइंग टू योर बेस्ट टू ईज देयर पेन एंड मेक देम कंफर्टेबल। आप कंपैशन के साथ उसका काम करो कि उसको जो भी पेन हो रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप कम कर सको। नेक्स्ट आपका होता है कंपिटेंसी। कंपिटेंसी का मतलब होता है कि किसी कोई स्किल को आप बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ताकि पेशेंट को आगे से कोई हार्म ना हो, मतलब स्किलफुल होना चाहते हो। तो इस चीज़ से वैल्यू बेस्ड लर्निंग आपकी क्या होती है, स्ट्रेटेजीज होती है कि अगर आप कंपैशनेट तरीके से काम कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कंपिटेंसी आपकी अच्छी है, बात करने का तरीका आपका अच्छा है और आप करेजियस हो, तो ये सारी क्या करती है, स्ट्रेटेजीज होती हैं कुछ कि आप वैल्यू बेस्ड लर्निंग को एनहांस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप वही है कमिटमेंट के साथ अगर आप कोई चीज़ करते हो और डिटरमाइन करते हो कि मेजर प्रोजेक्ट्स क्या है। ये सारे कुछ हेडिंग्स हैं आपकी, जो आपकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो एथिकल डिसीजन मेकिंग। अब देखो एथिकल डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, थिंकिंग अबाउट व्हाट इज राइट, जो आप सोचते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, एंड चूजिंग द बेस्ट एक्शन दैट डज नॉट हार्म एनीवन एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। जो एथिकल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, सही क्या है, गलत क्या है, और आप वो चीज़ चूज करते हो जो बिना किसी के नुकसान पहुंचाए बेनिफिशियल होता है पेशेंट के लिए, ठीक, या पर्सन के लिए। अगर हम नर्सिंग स्टूडेंट तो हम पेशेंट की ही बात करेंगे, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं स्टूडेंट की बात करूँगी, क्या सही है क्या गलत है। मैं कभी भी ये नहीं देखूंगी कि ये बच्चा सही है गलत, नहीं, एविडेंसेस क्या है मेरे पास, मैं उनको ध्यान में रखूंगी, और मेरे जो एथिकल्स आईएनसी के कोड्स हैं या जो मेरे एथिकल जो भी मेरे पॉलिसीज ऑलरेडी है उस चीज़ को ध्यान में रख के मैं चीज़ें करूंगी, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट अगर देखो तो क्या क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जब आप एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हो, कि कभी कभी इतने डालीमास होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपको क्या करना है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको जब भी कोई डिसीजन मेक करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आप आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम की दिक्कत क्या है, रिकग्नाइज करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सीक आउट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपने प्रॉब्लम के बारे में आइडेंटिफाई किया, अब उसके बारे में आप डाटा कलेक्ट करो, ठीक है, ओवरऑल डाटा, सारे लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसीज, एथिकल गाइडलाइन जो भी उस सिचुएशन से रिगार्डिंग है, उन सब चीज़ के बारे। अगर एमटीपी की मैं बात करूं तो तुमको भी पता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में क्या था, 1971 में आया था, 1972 में क्या होता है, एनेक्ट हुआ था। काफ़ी चेंजेस आई हैं उसमें कि कैसे है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए क्या कितने डॉक्टर्स चाहिए, सेकेंड अगर सेकेंड वीक में करो तो कितना है, 24 वीक से पहले करो तो कितने डॉक्टर चाहिए। तो उसके कुछ एथिकल्स रूल्स और वैल्यूज है, ठीक है। तो उस चीज़ में ध्यान देके ही हमें क्या करना है, डिसीजन लेना होता है। तो सेम वही चीज़ है कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई करो, ठीक है, आप उससे इन्फॉर्मेशन कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, लॉ क्या इसके खिलाफ, मतलब इसके लिए लॉ क्या बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पहले तो आप खुद जानोगे, तभी तो आप आगे काम करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करें, कलेक्ट करिए, चेक करोगे प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। अब आप ऐसे ही तो नहीं करोगे, तो आप अपने कलीग से, सुपरवाइजर से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, लोगों से आप बात करो, सुपरवाइज करो कि सर ये सिचुएशन है और ये इन्फॉर्मेशन है, क्या करना चाहिए क्या, क्योंकि दे आर मोर एक्सपीरियंस ना, तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो ये चीज़ हो गई तुम्हारी। नेक्स्ट देखो तुम इवेल्युएट द आइडेंटिफाइड अल्टरनेटिव। उसके बाद फिर उन्होंने भी तुमको कुछ चीज़ें बताई होंगी। अब एक चीज़ तो लेके नहीं चलोगे, हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन में, तो कई सारे अल्टरनेटिव्स लेके चलो ताकि आगे चल के तुमको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब उसके बाद उसमें से क्या करो, डिसीजन लो, तुम मेक द डिसीजन, जो भी तुमको एथिकली लग रहा है कि ये सही है, तुम डिसीजन लो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेशन प्लान फॉर डिसीजन, जो भी डिसीजन तुमने लिया आप क्या करोगे, उसके लिए तुम कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स, टाइमलाइन तुम डिसाइड करो कि इतने टाइम में ये चीजें करनी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये सारी चीजें तुमको ध्यान में देनी होंगी। नेक्स्ट अगर तुम देखो, अब तुमने क्या करिए, अब उस जो भी डिसीजन तुमने चूज कर लिया है उसको तुम क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। अब इंप्लीमेंट कर लिया, इंप्लीमेंट करने के बाद ऑब्वियस बात है हम देखेंगे कि वो जो हमने इंप्लीमेंट किया डिसीजन, उसको इवेलुएट करेंगे कि जो हम गोल चाहते थे कि अचीव हो, किसी को हार्म ना हो, मोर बेनिफिट पेशेंट को हो, ठीक है, किसी का भी कोई भी नुकसान ना हो, तो वो जो हम इवेलुएट करेंगे कितना हमारा गोल अचीव हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एन्यूमरेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेरियस डिसीजन, जो भी डिसीजन हमने लिया इवेलुएट करने के बाद हम देखेंगे कि उसका क्या था, कंसिडर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या क्या हो सकता है डिफरेंट डिसीजन, अगर मैं डिसीजन लेती तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिसीजन लेती तो ये प्रॉब्लम हो सकता था। तो वो सारी चीजों को तुमने क्या किया, एनालाइज किया, उसी कॉन्सिक्वेंसेस को तुमने डिटरमाइन किया कि लीगल से लगाए
ठीक है। एथिकल इम्प्लीकेशंस, इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर तुम ये डिसीजन लेते हो तो इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कॉन्सिक्वेंस ध्यान लिया, इवेलुएट करो कि तुम्हारा गोल कितना आया कितना नहीं, ये सारे तुम्हारे। अब देखो स्टूडेंट है उसके लिए क्या क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो एथिकल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट नर्सिंग इज डिफाइंड व्हेन नर्सिंग स्टूडेंट एंटरिंग देयर एजुकेशनल प्रोग्राम शुड फॉलो ऑल द प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रमोट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग केयर इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। एज अ नर्सिंग स्टूडेंट जब तुम्हारी ओथ सेरेमनी होती है तो तुम कई सारी चीज़ें लेते हो कि मैं कभी भी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, कभी भी एज कास्ट ग्रेड के बेस में कभी भेदभाव नहीं करूंगा। अब तुम जब जाते हो वहाँ पे कॉलेज में जाते हो तो यू ऑल्सो तुमको बताया जाता है कि तुमको पेशेंट की क्या तुम्हारे सीनियर्स उनकी रिस्पेक्ट करनी है, टीचर की तुमको रिस्पेक्ट करनी है, तो काफ़ी डिसिप्लिनरी चीज़ें तुमको सिखाई जाती हैं, कई सारे कोड ऑफ एथिक्स तुमको बताया जाता है कि यू शुड फॉलो दैट, राइट। तो वो सारी चीज़ें एज ए स्टूडेंट ये सारी चीज़ें तुमको करनी पड़ती है। अब अगर तुम बात करो तो इस एथिकल स्टैंडर्ड एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले देखो कि जो भी बच्चा हो वो ऑनेस्ट होना चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए बच्चों में, ठीक है। तो कि वो सच बोले अकेडमी में, रिस्पेक्ट फॉर अदर, ठीक है, तो वो टीचर्स हो, स्टाफ हो, फ्रेंड्स हो या अदर डिपार्टमेंट के लोग हों, या तुम नर्सिंग पेशेंट के साथ तुम जा रहे हो, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है तो उनके साथ तुम बात कर रहे हो, तो सबको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो जो बच्चा होता है वो अपनी लर्निंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और दिस इंक्लूड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, बच्चे को रोज क्लास आना चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए अपने असेसमेंट टाइम पे, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एकेडमी, ये बच्चे का एथिकल वैल्यूज है, ठीक है, कि रोज आए, एब्सेंट ना करे, टाइम पे आए, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया, उसे कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए, जो भी पॉलिसीज है स्कूल की या कॉलेजेस की उसको मानना चाहिए, ठीक है। क्लासरूम में किस तरीके से बैठना, ये सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे का एथिकल कोड ऑफ एथिक्स है, तो उसको ध्यान में लेनी है। नेक्स्ट अगर देखें तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। देखो क्या, स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अदर इंक्लूडिंग क्लासमेट, टीचर एंड स्टाफ। ऑब्वियस ही बात है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये नहीं कि पंखा तोड़ दिया, पंखा खराब हो गया तो, या पेजेस इधर उधर बांट रहे हो, अगर कॉलेज में लाइब्रेरी में किताब पढ़ी हो तो उसको फाड़ दे रहे हो, बेंच तोड़ दे रहे हो, नहीं। आप जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड की गई हैं उसकी प्रति क्या होना चाहिए, तुमको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करनी है लड़कों, तोड़फोड़ नहीं करनी है। सिविलिटी, ठीक है, स्टूडेंट्स शुड एंगेज इन सिविल डिस्क्लोजर एंड कंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन इवन इन टाइम ऑफ डिसएग्रीमेंट और कंप्लीट, मार धाड़ के टाइम पे शांत रहना है, सिविलिटी दिखानी है, नहीं कि खुद ही लगे गाली गलौज करने, ठीक है। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज बट या। एकेडमिक फ्रीडम, स्टूडेंट जो होता है उसके पास राइट होता है कि वो अपनी ओपिनियन जो भी है, अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसकी ओपिनियन वहाँ मैटर करती है, ठीक है। आइडियाज फ्रीली वाइल ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर, यही नहीं कि अपनी ही बात रखनी, दूसरे के भी राइट्स की भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी एक्शन वो कर रहा है वो उसके लिए खुद जिम्मेदारी ले, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। अब एक स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप क्या होता है, स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है जिसमें क्या होता है, इट इंक्लूड गेनिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ईच अदर, स्टूडेंट का टीचर के प्रति और टीचर के स्टूडेंट को, ताकि क्या होता है, एनहांस हो सके बेटर स्किलफुल लर्निंग, इट प्रमोट टू वे ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक। बहुत ईजी सा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना ताकि दोनों एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट डेवलप करें, रिस्पेक्ट एक दूसरे को दे और क्या करें, स्किलफुल लर्निंग को डेवलप कर पाए। ये तुम्हारा हो गया स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप। नेचर कैसा होता है, जब भी नेचर ऐसा होना चाहिए कि ओपननेस होनी चाहिए, कि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात कर पाए, अपनी जो फीलिंग्स है उसको क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। पॉजिटिव रिगार्ड्स होने चाहिए। फैकल्टी शो रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट, डाइवर्स बैकग्राउंड एंड स्ट्रेंथ है, किसी से भेदभाव नहीं करना, अलग अलग बच्चे, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग स्ट्रेंथ, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो टीचर को क्या करना है, पॉजिटिव रिगार्ड्स रखने हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी है, ठीक है, और सेफ्टी का ध्यान रखना है। फैकल्टी क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग बोथ फिजिकल एंड इमोशनली, ठीक। नेक्स्ट देखो तुम बच्चों, नेक्स्ट तुम्हारा कह रहा है क्या, एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है। फैकल्टी को बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, उनके की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एनकरेज करना चाहिए बच्चे का, ताकि बच्चा अपने जो भी गोल्स हो, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो उसको खुद सॉल्व करे, अपने गोल को अचीव कर पाए। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, बच्चों को टीचर पे ट्रस्ट होना चाहिए, टीचर को बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक, अगर बच्चा कोई अच्छा चीज़ कर रहा है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक दो, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है, ताकि बच्चा आगे काम करने के लिए विलिंग हो। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी, अगर बच्चा
आपसे कोई अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करता है या कोई बात शेयर करता है तो आपको उसको कभी भी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना है। एज अ टीचर यू ऑल्सो शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो इफ यू नो समथिंग अबाउट योर टीचर तो डोंट शेयर टू एनीवन, ठीक है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, कोई कंडीशन लगा के आपको बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना है। बच्चा जैसे है उसी तरीके से आपको बच्चे को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उसको इक्वल ट्रीट करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट होता है एविडेंस बेस्ड टीचिंग। अब एविडेंस बेस्ड टीचिंग क्या होती है तुम्हारे, तो एविडेंस बेस्ड एजुकेशन मीन्स यूजिंग साइंटिफिक एविडेंस एंड रिसर्च फाइंडिंग टू डिसाइड हाउ टू टीच, व्हाट प्रोग्राम टू यूज एंड विच पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट इन स्कूल। देखो एविडेंस बेस्ड एजुकेशन या टीचिंग का मतलब होता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जितनी भी रिसर्चेज हो रहे हैं, ठीक है, उसका यूज करके नए नए जो रिसर्चेज और फाइंडिंग है उसको स्कूल में किस तरीके से कॉलेजेस में लेके जाना है, किस तरीके से उसका यूज करके पढ़ाना है, कौन से प्रोग्राम तुम यूज करो कि बच्चे को ज़्यादा समझ में आए और कौन सी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करो कॉलेजेस में या स्कूल्स में कि तुम्हारे जो एथिकल्स वैल्यूज है वो और ज़्यादा अच्छा हो। इट अबाउट मेकिंग डिसीजन बेस्ड what has been proven to work rather than just guessing or relying on the tradition। पुरानी चीज़ों पे ही सिर्फ तुमको लाई नहीं करना है। सॉरी बच्चों, सॉरी, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्व द स्टूडेंट। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब आप किसी को एविडेंस बेस्ड टीच कर रहे होते तो ऑब्जर्व द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड ड्रॉ, दिख रहा है तुम लोगों को ना, हाँ ठीक है। तो क्या है, ऑब्जर्व द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन। आपको क्या करना है, बच्चे का जो भी परफॉर्मेंस है उसको क्या करना, ऑब्जर्व करना है और आपको कंक्लूजन देना है कि कितना सही था कितना नहीं। डिसाइड करना है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज ऑफ एविडेंस बेस्ड। जब आप एविडेंस बेस्ड टीचिंग क्योंकि नई चीज़ आप सिखाने जो रिसर्च बेसिस पे एविडेंसेस लेके आ रहे हो तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, उसका यूज़ करके आप बच्चे को किस तरीके से अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या यूज़ कर रहे हो उस एविडेंस को शो करने के लिए, ये ध्यान देना है। इवेल्युएट करना है टीचिंग प्रैक्टिसेस का, जो भी टीचिंग प्रैक्टिसेस हो रहे हो उसको इवेल्युएट करो कि इफेक्टिव है कि नहीं है। अब कुछ मेथड्स हैं जो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, सेमिनार, ग्रुप टीचिंग, प्रेजेंटेशन, इंक्रीजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं डिपेंड करता है कि जो भी तुम्हारा एविडेंस आया है वो किस तरीके का आया है, ठीक है। उस बेसिस पे तुम स्ट्रेटजीज चूज करो कि बच्चों को किस तरीके से शो करना है कि बच्चा जो नई चीज़ आई है उसको किस तरीके से लेता है, ग्रिप करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है जो हम एविडेंस बेस्ड टीचिंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले बी क्लियर कि बच्चे को तुमको क्या सिखाना है, व्हाट योर स्टूडेंट शुड लर्न, टेल योर स्टूडेंट व्हाट दे नीड टू नो। बच्चों को ये बताना है कि बच्चे को क्या जानने की ज़रूरत है और उनको क्या करने, व्हाट दे आर एबल टू डू। जब वो पढ़ लेंगे तो लास्ट में उनको वो क्या नहीं जानते थे जो वो जान जाएंगे। क्वेश्चन यूज करना है ताकि बच्चों की एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को आप समझ सको। स्टूडेंट को समराइज करना कोई नई इंफॉर्मेशन ग्राफिकल वे ताकि बच्चों को वो चीज़ रिटेन करे। हर बच्चे को क्या करना, टाइम देना ताकि वो अपने लाइफ में सक्सीड हो पाए, ठीक है। आपको बच्चे को इतना टाइम देना है कि वो प्रैक्टिस कर पाए किसी नई चीज़ को। प्रोवाइड करना है बच्चे को योर स्टूडेंट विथ फीडबैक सो दे कैन, फीडबैक प्रोवाइड करोगे तो बच्चा जान पाएगा कि वो कितना अच्छा किया और कितना नहीं। अपने स्टूडेंट को साथ मिलके काम करना है प्रोडक्टिव वे में और टीच करना है स्टूडेंट्स को स्ट्रेटजीज एज दे विल कंटेंट। नर्चर मेटा कोग्निशन, ठीक है, जो उनका कोग्निशन है उसको क्या करना, बढ़ावा देना, नर्च करना है। अब एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन टू नर्सिंग एजुकेशन। अब मेन जो हमारा आता है कि अगर एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं उसको हम नर्सिंग एजुकेशन में किस तरीके से लेके आता है, तो क्या कहता है मेजर कंपोनेंट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग का ये कहता है कि जब भी आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो या सर्च करते हो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू लिटरेचर सर्चेज एंड एडवांस सर्चेज स्ट्रेटजीज। आप क्या करते हैं, सर्च करते हो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को किताबों से या आप एडवांस स्ट्रेटजीज का यूज़ करके सर्च करते हो, तो वहाँ पे क्या करते हो, इंक्वायर करते हो, डिटरमाइन करते हो, फिर जो क्वालिटी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन की है एसेस करते हो कितना वैलिडिटी है, कितना एप्लीकेबल है, अगर हम वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वो कितना एप्लीकेबल है, कितना वैलिडिटी है उसकी, ताकि हम बच्चों के पास लेके आए। अप्लाइंग बेस्ट एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड डेवलप इंडिविजुअलाइज्ड केयर पेयर। तो फिर हम क्या करेंगे, जो बेस्ट हम एविडेंस फाइंड किए हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड डेवलप इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान। मतलब उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, बच्चों किस कौन से बच्चों को किस तरीके से नीड है उस बेसिस पे करेंगे। फिर क्या है, इवेल्युएट एंड एसेस ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस एंड आउटकम। फिर हम क्या करें, इवेल्युएट करेंगे
ठीक है। लास्ट में फिर क्या करेंगे, जो भी इवेलुएट करने के बाद डाटा कलेक्ट, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन, फिर हमको डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे उसको। लास्ट में क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन एडवांस्ड इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, फिर क्या करेंगे उसको हम प्रोफेशनली, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन एडवांस्ड इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अप्लीकेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड टीचिंग, जब भी एविडेंस बेस्ड हम टीच कर रहे हो तो हमारा क्या कहा, हम जब करिकुलम बना रहे होते तो हमने कोई नया रिसर्च किया, ठीक है, नई एविडेंस हमें मिली, हम उसमें उसको डालेंगे। तो पहला हमारा क्या हो गया, करिकुलम को डेवलप करने के लिए। दूसरा, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, इंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या, सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग मेथड एंड टेक्निक दैट हैव बीन शोन टू इफेक्टिव थ्रू रिसर्च एंड एम्पेरिकल एविडेंस। मान लो कोई ऐसा एविडेंस आया कि अगर ये मेथड हम यूज करते तो बच्चों को और ज्यादा समझ में आएगा, तो उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज करने की बात कर रहा है। असेसमेंट प्रैक्टिस, हम अगर अप्लाई करते एविडेंस बेस्ड टीचिंग तो ये कहीं ना कहीं हमें एक टूल देता है, और हो सकता है कुछ ऐसा टूल आए जिसकी वजह से हम बच्चे को और तरीके से एसेस कर सकते हैं, तो उसका यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है डिफरेंशिएशन, हो सकता है कुछ ऐसा एविडेंस आया हो कि इस चीज से ये चीज किस तरीके से अलग है, तो किसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म देने के लिए भी, ठीक है, कि क्या, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट दैट इज स्पेसिफिक, टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव, ड्राइंग ऑन एविडेंस बेस्ड अप्रोच टू एनहांस लर्निंग, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा हमारा, डाटा को एनालाइज करने में एविडेंस बेस्ड हमारा लर्निंग टीचिंग जो होता है वो हेल्प करता है, और कोलैबोरेट करने में कई लोगों से, उसमें भी तुम्हारा क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हम प्रोसेस एविडेंस बेस्ड क्या होता है, सबसे पहले हम प्रोसेस क्या होता है एविडेंस बेस्ड, जब हम पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जो भी पहले एविडेंस था उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास एविडेंस है उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे कि किस तरीके से हमें बच्चों को उसको क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना, पहले क्या बताना है, कैसे बताना है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा था उसको अब हम बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। अब हम इससे क्या करेंगे, ये एसेस करने कि जो भी हमने इंप्लीमेंट किया इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो बच्चे को कितना ज़्यादा समझ में आया। अब फिर हम जो डाटा हमें मिला उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि जो पहले था और अभी प्रेजेंट टाइम में कितना वो हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमें लगा कि ये डाटा में इतने गैप आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम ये करते तो और अच्छा होता, तो फिर क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को हम अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि आउटकम जो हो वो और अच्छा हो। रिफ्लेक्ट करेंगे फिर उस चीज़ को अपने रियल लाइफ में, ठीक है। थैंक यू बच्चों। तो हमारा जो लास्ट यूनिट था हमारे नर्सिंग एजुकेशन का वो अब होता है ख़त्म। तो बच्चों हमारा ये जो अभी तक चल रहा था नर्सिंग एजुकेशन ये हमारा ख़त्म होता है। बच्चों अगर तुमको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ पूछना, और आप कमेंट करते हो मुझे अच्छा लगता है। और अब क्या ही बोलूँ मैं जा रही हूँ मैं। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड ऐसे ही पढ़ते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो, ठीक है, बाय।